जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, सकारात्मक राष्ट्रवाद की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं सकारात्मक राष्ट्रवाद की। सकारात्मक राष्ट्रवाद को जानने से पहले राष्ट्रवाद को जानना जरूरी है कि आखिर यह है क्या राष्ट्रवाद, किसे कहते हैं राष्ट्रवाद। जी हाँ साथियों, राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है जिस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन हम राष्ट्रवाद को संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे। हर वह व्यक्ति जो अपने राष्ट्र से मोहब्बत करता है अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाने का प्रयास करता है। राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। हम आप इस बात को भली भांति से जानते हैं कि दुनिया के अंदर मानव सभ्यता के विकास में अलग अलग चरण रहे हैं। मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रथाओं, अलग अलग व्यवस्थाओं और अलग अलग विचारधाराओं का प्रयोग किया गया है। शुरुआत में दुनिया के अंदर एक आदिम व्यवस्था थी। धीरे धीरे लोगों ने तरक्की के लिए कृषि यंत्रों का आविष्कार किया। कृषि आधारित व्यवस्था पैदा हुई, कबीले बने। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आदिम कबीलों का यह तंत्र धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था में बदल गया। एक समय के बाद इसी सामंतवादी व्यवस्था से राजशाही व्यवस्था का जन्म हुआ। राजशाही व्यवस्था ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र, अपने अपने राज्य, अपने अपने साम्राज्य को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। समय समय पर इस दुनिया में कई राज्य व्यवस्थाएं कायम होती रहीं। एक देश के अंदर कभी 5 राजाओं का साम्राज्य रहा, कभी 10 राजाओं का साम्राज्य रहा, कभी 100 राजाओं का साम्राज्य रहा। देश नहीं बदला, लेकिन समाज को संचालित करने का, आगे बढ़ाने का तंत्र और विचारधारा बदलती रही। फ्रांस के अंदर राजशाही द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी न होने के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। यहाँ राजशाही के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ एक विचारधारा पैदा हुई। उसमें एक राष्ट्र की विचारधारा पैदा हुई कि पूरा देश एक है। उस देश में रहने वाले लोगों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बंधुता की भावना होनी चाहिए। ये जो राजा और प्रजा के बीच का जो भेद है वह खत्म होना चाहिए। यहाँ राजतंत्र से आगे बढ़कर राष्ट्रतंत्र की एक सोच पैदा हुई, लेकिन इस सोच ने आगे बढ़ते हुए कई स्वरूपों को ग्रहण किया। उसी में से एक स्वरूप राष्ट्रवाद की विचारधारा के रूप में हमारे सामने आया। एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति आधुनिक यूरोप में हुई, जिसके विकास में पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और उपनिवेशवाद के क्रमिक विकास से पैदा हुई परिस्थितियों ने अहम भूमिका अदा की। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह विचारधारा अपनी बुलंदी पर पहुंच गई और दुनिया के अधिकांश देशों को अपनी जद में ले लिया। दुनिया भर के अलग अलग समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञान शास्त्री और दार्शनिकों ने इस विचारधारा को अपने अपने अंदाज में परिभाषित करने की कोशिश की। इन परिभाषाओं से जो एक कॉमन बात निकल कर आती है वो यह है कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र से प्रेम करने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहने वाली एक विचारधारा है। लेकिन इस विचारधारा के नाम पर जो लड़ाइयाँ, जो राजनीति और जो व्यवस्थाएं बनाई गई, उससे दो विपरीत धाराओं का विकास हुआ। एक धारा नकारात्मक राष्ट्रवाद, दूसरी सकारात्मक राष्ट्रवाद।
अगर कोई आपसे पूछता है कि नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है और सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसका जवाब है कि दोनों विचारधाराएं देश को आगे बढ़ाने का दावा करती हैं। दोनों विचारधाराएं देश में रहने वाले सभी देशवासियों की समस्याओं के समाधान का रास्ता राष्ट्रवाद बताती हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग का परिणाम अलग होता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद नफरत होती है और सकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद मोहब्बत होती है। जो नफरत की बुनियाद पर अपनी ताकत को संग्रहित करने की बात करता है वह नकारात्मक राष्ट्रवाद है, और जो मोहब्बत के आधार पर लोगों को जोड़कर अपनी ताकत को संग्रहित करने की बात करता है वह सकारात्मक राष्ट्रवाद है। नकारात्मक राष्ट्रवाद को लेकर दुनिया के अंदर दो गहरे प्रयोग हुए हैं। पहला प्रयोग जर्मनी में हुआ, जहां हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा की। उसने नारा दिया कि यहूदी खत्म हो जाएंगे तो जर्मनी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जर्मनी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ। नफरत की बुनियाद पर जो राष्ट्र बनाने की परिकल्पना का प्रयोग हुआ उसके 3 परिणाम निकले। पहला परिणाम लाखों बेगुनाह निर्दोष लोगों का कत्लेआम। दूसरा, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। तीसरा, जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। दूसरा प्रयोग धर्म के आधार पर निर्मित पाकिस्तान में हुआ। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनने से मुसलमानों के सभी बच्चों के पढ़ने की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी लोगों की शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी लोगों को समानता की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी महिला पुरुषों के बीच बराबरी और सम्मान की गारंटी नहीं हुई। वहीं इबादत गाहों पर बम गिराए जाते हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर होते हैं। बेटे बेटियों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाता है। लोग इलाज के लिए तरसते हैं। उनके नायकों की हत्या होती है। देश के 2 टुकड़े होते हैं और एक नया देश बांग्लादेश बनता है। ये दोनों प्रयोग हमें बताते हैं कि नकारात्मक राष्ट्रवाद से 3 परिणाम निकलते हैं। पहला, निर्दोष लोगों का कत्लेआम। दूसरा, उनके नायकों का आत्महत्या और हत्या का रास्ता अपनाना। तीसरा, देश का विखंडन। दुनिया में सकारात्मक राष्ट्रवाद को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग हुए, चाहे वह सोवियत रूस का निर्माण हो, जापान के विकास की कहानी हो या फिर क्यूबा जैसे छोटे से देश का आत्मनिर्भर बनना। इन सभी देशों को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयोग किए गए वह सकारात्मक राष्ट्रवाद की वैचारिणी और उसके जज्बे से जुड़े हैं। अगर आपको याद हो कि यूरोप के कई देशों को हराने वाले हिटलर को रूस से हारना पड़ा था। विश्व युद्ध के समय हिटलर को रूस के लोगों ने हरा दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिटलर अपनी सेना के दम पर लड़ रहा था और रूस अपनी जनता के दम पर। रूस में जिस कोने में सेना गई वहां हर जगह फौज नहीं थी, लेकिन वहां के हर बच्चे को अपने देश से मोहब्बत थी। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले के लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वह जो देश है वह हमारे लिए कुछ करता है। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मोहब्बत के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। मोहब्बत का यह आधार ही सकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर बात करें भारत में सकारात्मक राष्ट्रवाद की तो दूसरे पहलू नकारात्मक राष्ट्रवाद की भी चर्चा करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान
लॉर्ड क्लाइव से प्लासी के मैदान में वह पहला व्यक्ति जिसने मोर्चा लिया हुआ है हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। 24 साल का सिराजुद्दौला, वही सिराजुद्दौला जिसने लॉर्ड क्लाइव से समझौता करने के लिए साफ मना कर दिया था। मीर जाफर वह सेनापति था जिसके पास बहुत अनुभव था, लेकिन वह लॉर्ड क्लाइव के सामने बिक गया। सिराजुद्दौला शहीद हो गया पर समझौता नहीं किया। शायद वह देश की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के खिलाफ लड़ाई थी। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इससे पहले देश के अंदर छोटी छोटी जगहों पर किसानों आदिवासियों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। इस लड़ाई को आप देश की लड़ाई माने या ना माने, यह अलग बात है, क्योंकि इस समय देश के अंदर कोई केंद्रीय सत्ता या राष्ट्र सत्ता नहीं थी। अलग अलग राजा और नवाब थे। अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि एक एक करके सारी रियासतों को, राजाओं को, नवाबों को अपनी तरफ कर लिया जाए। 1857 आते आते लगभग पूरा देश उनके कब्जे में आ चुका था। भारत की जो रियासतें बची थीं, अंततोगत्वा उनको भी अपने हाथों में ले लिया। भारत के अंदर जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा बढ़ता जा रहा था, ठीक उसी तरह से लोगों को एक देश प्रेम, आप चाहें तो उसे राष्ट्रवाद कहें या सकारात्मक सोच कहें, लोगों द्वारा एक मुट्ठी में बंधने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। 1857 की जंगे आजादी में देश के सभी हिस्सों से लोग इकट्ठा हुए और भारत में एक सकारात्मक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यूरोप में एक सोच थी कि एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र के लोग ही राष्ट्रवाद के जन्मदाता हो सकते हैं। भारत के प्रयोग ने 1857 में इसके उलट नींव रखी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने देश के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बना सकते हैं। यह जर्मनी के नफरत के राष्ट्रवाद के विपरीत और उसके मुकाबले में एक मोहब्बत का राष्ट्रवाद था। 1857 के सकारात्मक राष्ट्रवाद की ताकत को समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना, विचारधारा जब आगे बढ़ती है तो बहादुर शाह जफर और नाना साहेब को एक साथ सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल को भी साथ साथ कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है। अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे को भी साथ साथ अपनी जान न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। ये सकारात्मक राष्ट्रवाद ही है जो सबको देश के प्रति समर्पण और मोहब्बत की भावना जगाने की प्रेरणा देता है, जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। और उस दौर में एक जुलूस निकलता था जिसमें 3 नारे लगाए जाते थे, फिरंगियों भारत छोड़ो, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। सकारात्मक राष्ट्रवाद के इस जज्बे का ही परिणाम था कि लगभग 100 साल 1757 से 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी राज को हमारे पुरखों ने उखाड़ फेंका। सकारात्मक राष्ट्रवाद के अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। शेष भाग के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।